मार्केटिंग में अब आज देखते हैं मार्केटिंग मिक्स के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। थर्ड पार्ट होगा चैप्टर का और सेकंड लास्ट पार्ट। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ कि क्या क्या चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो यार, बहुत सारे एग्जांपल्स होने वाले हैं, मजे में समझना इस चैप्टर को और अपने वर्ड्स में लिख के आना। मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी बोला था कि ये चैप्टर आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग और कॉमन राइटिंग पे बेस्ड है। मतलब इसमें ऐसा कुछ भी टेक्निकल या बहुत ज़्यादा आपको डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग के साथ समझो और लिखाओ, सबसे इजी चैप्टर है ये। देखो आज पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग मिक्स के साथ। मार्केटिंग मिक्स मैंने आपको बताया कि हम लोग मार्केट में ऑफर कर रहे हैं, अगर कोई भी चीज़, एनीथिंग, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, कुछ भी आप ऑफर कर रहे हो, तो उसको ऑफर करने से पहले आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। तो प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं वो सब मार्केटिंग मिक्स में आ जाता है। लाइकवाइज हमने लास्ट वीडियो में एग्जांपल कैमरा का लिया था कि मैंने देखा कि आजकल जो मार्केट है वो कैमरा की बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही है, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना अपना कैमरा लॉन्च करें। अब ये तो एक आइडिया आ गया माइंड में। अब उसका क्या प्राइस होना चाहिए, कितने पार्ट्स में कंट्री के मैं उसको मैन्युफैक्चर करूं, कितने पार्ट्स में मैं उसको सप्लाई करूं, किस तरीके का उसका पैकिंग करूं, किस तरीके से उसका प्राइस रखूं, किस तरीके से मैं उसकी एडवर्टाइजिंग करूं, कैसे प्रमोशन करूं। तो बहुत सारे डिसीजंस होते हैं। तो जितने भी डिसीजंस प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगे उन सबको हम मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। अब मार्केटिंग मिक्स के अंदर कौन कौन से डिसीजंस हैं जो हम लोग को लेने होते हैं या क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो 4 एलिमेंट्स होते हैं जो हमें समझने होते हैं, लेकिन उन 4 एलिमेंट्स पे बेस्ड कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स देखो। सबसे पहला एलिमेंट होता है कि क्या प्रोडक्ट बनाना है, दूसरा प्राइस क्या होगा, तीसरा प्लेस, किस प्लेस पे बनेगा, कहाँ तक मैं सप्लाई करूँगा और किस मीडियम से मैं सप्लाई करूँगा। उसके बाद प्रमोशन, उसका प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे करना है, लोगों की नॉलेज तक कैसे लेके जाना है, ये प्रमोशन में आता है। अब इन सारी चीज़ों को करने के लिए 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करा मैंने सारे फैक्टर्स को जो इफेक्ट करेंगे। सबसे पहला कंट्रोलेबल फैक्टर्स और दूसरा नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स। अब कंट्रोलेबल क्या है कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट हो गया मेरा कैमरा, ये मैंने डिसाइड कर दिया। प्राइस मैं अपने कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंगली, अपने कॉस्ट के अकॉर्डिंगली, मार्केट में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली मैं प्राइस डिसाइड करूँगा। प्लेस कि मैं किस मीडियम से उस प्रोडक्ट को सब जगह पहुँचाऊँगा। मैं रोडवेज से जाऊँगा, मैं रेलवेज से जाऊँगा, मैं एयरवेज से जाऊँगा, कैसे मैं अपना प्रोडक्ट पहुँचाऊँ, फास्ट डिलीवरी करूँ, या फिर कितने लोग होंगे जो बीच में इन्वॉल्व होंगे, कितने होलसेलर होंगे, कितने रिटेलर होंगे, वो सारी चीज़ें। प्रमोशन मैं कैसे एडवर्टाइजमेंट करूँ इसका, कि डोर टू डोर सेल करूँ या मैं उसका कोई सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट कराऊँ, कैसे करूँ, ये मुझे सोचना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट तो कैमरा ले लिया, प्राइस कैसे सेट करना है। प्राइस में मेरे कंट्रोल में कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने ये बोला कि प्राइस मैं अपने अकॉर्डिंगली देख के अपनी कॉस्ट के अकॉर्डिंगली सेट करूँगा। अब मैं अपनी कॉस्ट को कम भी कर सकता हूँ, ज़्यादा भी कर सकता हूँ। अगर मैं बहुत गुड क्वालिटी का रॉ मटेरियल लूँगा तो मेरा प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ के आ जाएगा। कम करूँगा तो मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं अपनी लेबर वगैरह की सैलरी देख सकता हूँ, मतलब वो मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। अब सपोज प्लेस, मुझे अपना प्रोडक्ट, सपोज हम लोग सहारनपुर से स्टे कर रहे हैं तो मुझे अपने सहारनपुर से मुंबई पहुंचाना है। अब ड्यू टू कोविड लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन चल नहीं रहा, तो वहां पे मैं कैसे पहुंचा सकता हूँ, दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल। वो मेरे हाथ में नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन है, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा प्रोडक्ट नहीं पहुंच सकता। तो वो किस में आएगा, नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स में आएगा। तो जब भी आप ये एलिमेंट्स को कंसिडर करते हो, जब भी आप मार्केट में कुछ ऑफर करते हो, तो मार्केट ऑफरिंग से रिलेटेड कुछ डिसीजंस आपके कंट्रोल में होते हैं, कुछ नहीं होते। जो आपके कंट्रोल में है वो कंट्रोलेबल, जो नहीं है वो नॉन कंट्रोलेबल। होते दोनों है। क्लियर हुआ? कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सिर्फ रीड करना है इसको। अच्छा, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इन चारों एलिमेंट्स को और चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज का जो फोकस है वो इन 2 एलिमेंट्स पे रहने वाला है, प्रोडक्ट और प्राइस। प्लेस प्रमोशन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा और चैप्टर विल बी ओवर। करेक्ट है ना? अब ध्यान दो जरा जल्दी से, प्रोडक्ट और प्राइस क्या है। देखो सबसे पहले प्रोडक्ट की बात कर देते हैं। प्रोडक्ट क्या, कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अपनी सर्विस ऑफर कर रहा हूँ, मैं कैमरा बेचता हूँ अपना, तो मैं प्रोडक्ट ऑफर कर रहा हूँ, या कुछ भी, कोई भी चीज़ जो आपके लिए वैल्यूएबल है, जिसके लिए आप मुझे पे कर दो, वो मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। द प्रोडक्ट मीन्स एनी गुड्स और सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू। कोई भी चीज़, उसकी कीमत होनी चाहिए बस, जो आप मुझे पे करो, विच इज़ ऑफर्ड टू मार्केट फॉर सेल, जो मार्केट में ऑफर करा गया सेल के लिए, उसको हम क्या बोल देंगे,
प्रोडक्ट। इसका मतलब प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ वो फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, एनीथिंग। कोई सर्विस हो सकती है, कोई हेल्प हो सकती है, कुछ लोग हेल्प के भी पैसे ले लेते हैं ना, तो वो अल्टीमेटली वो सब उनका प्रोडक्ट है, समझे। अब बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स। देखो प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा, ऐसे ही आप लोग आगे प्राइस मिक्स पढ़ोगे, प्लेस मिक्स पढ़ोगे, प्रमोशन मिक्स पढ़ोगे। तो मिक्स का मतलब होता है यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीजंस। मिक्स का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीजंस। जैसे मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग में क्या क्या चीजें पे बेस्ड आपको सोचना पड़ेगा, वैसे ही अब क्या आ रहा है प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट जब आप ऑफर कर रहे हो या आप प्रोडक्ट बना रहे हो या आपको मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेके जाना है, तो कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना होगा, ऐसे कौन कौन से डिसीजंस हैं जो आपको लेने होंगे व्हेन इट कम्स टू योर प्रोडक्ट। तो 3 मेजर डिसीजंस इसमें आ जाते हैं। सबसे पहला होता है ब्रांडिंग, दूसरा होगा पैकेजिंग, तीसरा होगा लेबलिंग। इसको लर्न कर लो BPL के नाम से, BPL। प्रोडक्ट में क्या याद रखना, BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। नो, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। ब्रांडिंग क्या, पैकेजिंग क्या, लेबलिंग क्या। आओ भाई अपना कैमरा के बारे में देखते हैं कि ब्रांड कैसा होना चाहिए, उसकी पैकिंग कैसी हो, उसकी लेबलिंग कैसी हो। आओ जी आगे चलते हैं। इस स्लाइड को मैं गायब करता हूँ विद इन अ सेकेंड। तो मार्केटिंग मिक्स में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट की बात करते हैं और प्रोडक्ट में 3 एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। तो मेरे साथ बोलो एक बार, मार्केटिंग मिक्स में 4 एलिमेंट, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, 4 P's। 4 P's में प्रोडक्ट में BPL, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांडिंग की। तो ब्रांडिंग होता क्या है, देखो कोई भी प्रोडक्ट हो उसका एक जेनरिक नेम होता है और एक ब्रांड नेम होता है। जेनरिक नेम क्या है, जेनरिक नेम है जिस नाम से उसको नॉर्मली लोग जानते हैं। जैसे मैंने बोला सोप, सोप क्या है, एक जेनरिक नेम है। अब मैं बोलूँ लक्स, पियर्स, डव, लाइफ बॉय, ETC ETC ETC। ETC इज नॉट अ नेम, मैं जस्ट वैसे बोल रहा हूँ। तो ये उसका क्या है, ब्रांड नेम्स है। मैंने बोला कैमरा, निकन, कैनन। निकन कैनन क्या हो गया उसका, एक बेसिकली ब्रांड नेम, और कैमरा जेनरिक नेम, ठीक है। इसको मैंने बोला मार्कर, मार्कर इज अ जेनरिक नेम। अब मैं इसको बोलूँ सेलो या अल्टीमेटली और कौन सी कंपनी का आता है, दिस इज कैमलिन। तो अलग अलग कंपनीज ये जो अपने नाम दे रही हैं, दिस इज द ब्रांड नेम, वो ब्रांडिंग करती हैं। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना दूसरे प्रोडक्ट से, उसको एक पहचान देना, दैट इज व्हाट ब्रांडिंग इज। तो ब्रांडिंग में ब्रांड, उसकी पहचान, और ब्रांड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ब्रांड नेम और एक होता है ब्रांड मार्क। ब्रांड नेम तो आपने देख ही लिया कि जैसे हमने क्या बोला कि इसका सेलो है ना, और इसका क्लासमेट या फिर किसी और कंपनी का हो सकता है, तो दैट इज अ ब्रांड नेम। व्हाट इज ब्रांड मार्क, कंपनीज के सिंबल्स होते हैं, कंपनीज के साइंस होते हैं। आप अगर शूज लेने के लिए जाओगे तो आप बोलोगे एडिडास, अब एडिडास इज अ ब्रांड नेम और उसका साइन क्या है, वो 3 स्ट्राइप्स होती हैं जनरली एडिडास में। आपने बोला नाइकी, नाइकी इज अ ब्रांड नेम, जबकि उसका सिंबल क्या है, दैट टेक, है ना। तो वो क्या हो गया अल्टीमेटली ब्रांड मार्क। अब अगर आप इस मार्क को रजिस्टर करा लेते हो कि ये मार्क आपका अपना है गवर्नमेंट के पास या अलग अलग बॉडीज के पास जहाँ पे भी इनका रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो अगर आपने रजिस्टर करा लिया अपने नाम से, फिर वो क्या बन गया आपका ट्रेड मार्क, दैट इज योर ट्रेड मार्क। तो ब्रांड मार्क अगर आप खुद यूज कर रहे हो, आपने रजिस्टर करा लिया, अपना ही कर लिया, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ ट्रेड मार्क। नाउ जब भी आप ब्रांड नेम रख रहे हो, कोई भी आप ब्रांड नेम रख रहे हो, तो आपके ब्रांड नेम की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एक अच्छा ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट वन इज इट शुड बी शॉर्ट, छोटा होना चाहिए। बहुत बड़ा ब्रांड नेम रख के कोई फायदा नहीं है भाई, लोग याद ही नहीं रख पाएंगे, लोग भूल जाएंगे, कोई बेनिफिट नहीं है। तो ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट, एप्पल है ना, नोकिया, अब चाइनीज है बट MI, ओप्पो, वीवो, हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, ये छोटे छोटे ब्रांड नेम्स हैं, छोटे छोटे ब्रांड नेम्स है ना। ये उनकी एक क्वालिटी है कि सबसे पहली चीज उनके ब्रांड नेम शॉर्ट है। बल चाइनीज यूज मत करना बिल्कुल भी, अगर चाइनीज यूज करोगे तो फिर बेकार है, अवॉइड चाइनीज। इट शुड बी शॉर्ट। उसके बाद इट शुड बी इजी टू प्रोनाउंस, ऐसा नाम होना चाहिए जो इजीली हर कोई प्रोनाउंस कर पाए। कोलगेट, कोलगेट कितना इजीली प्रोनाउंस हो जाता है। पेप्सोडेंट, पेप्सोडेंट भी तो उतना ही पुराना है जितना पुराना कोलगेट है, लेकिन कोलगेट सबको याद है, पेप्सोडेंट सबको याद नहीं है। क्यों, क्योंकि कोलगेट थोड़ा इजी टू प्रोनाउंस है, पेप्सोडेंट थोड़ा बाद में प्रोनाउंस हुआ है ना। इसके बाद इट शुड सजेस्ट प्रोडक्ट्स क्वालिटीज, वो सजेस्टिव होना चाहिए। सजेस्टिव जैसे पेप्सोडेंट, डेंट का मतलब क्या है, दांत, टीथ
है ना, सजेस्ट कर रहा है। हाजमोला, हाजमोला क्या सजेस्ट करता है कि वो आपके स्टमक में अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, हजम नहीं हो रहा है आपको खाना, तो वो सजेस्ट कर रहा है ना। फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली क्या सजेस्ट करता है कि एक बार लगाओ, नहीं वो क्या है, मुझे नहीं पता, 7 दिन लगाएं और उम्र भर का गोरापन पाएं, मुझे नहीं पता क्या उनका टैगलाइन है। तो वो फेयर एंड लवली का मतलब ही क्या है कि वो आपको फेयर बनाएगा, लवली बनाएगा, अट्रैक्टिव बनाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा हेड एंड शोल्डर्स, हेड एंड शोल्डर्स आपका बेसिकली शैम्पू पे सजेस्टिव है, वो सजेस्ट कर रहा है। तो आपका ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, सजेस्टिव। इट शुड बी डिस्टिंक्टिव, दूसरों से अलग, कुछ अलग होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड, कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड का मतलब कि ऐसा ना हो जो किसी और ने पहले से रजिस्टर कराया हुआ है, तो अलग होना चाहिए, सही है। इस तरीके से कुछ और पॉइंट्स भी हो सकते हैं, अलग अलग बेसिक आप लिख सकते हो। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स या व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, वो आपको इस तरीके से लिखना है। इसके बाद अब एडवांटेजेस क्या होंगे ब्रांड नेम के, ब्रांड के। अगर आपने ब्रांडिंग करी है, आपने अपने प्रोडक्ट को अलग नाम दिया है, तो उसके क्या फायदे होंगे करने वाले को और कस्टमर को। सबसे पहले जिसने ब्रांडिंग करी है उसको क्या फायदा है, नंबर 1 प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आप कह सकते हो कि मेरा प्रोडक्ट दूसरों से अलग है। लैपटॉप्स एक जेनरिक नेम है, बट एप्पल, HP, डेल, ये अलग अलग इनके ब्रांड नेम्स हैं। इन्होंने नाम देके क्या करा, अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करा। एप्पल ने बोला कि मेरा मैकबुक है, उसने लैपटॉप क्यों नहीं बोला, मैकबुक क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना चाहता है, अलग दिखाना चाहता है। तो मार्केटर डिफरेंशिएट कर सकता है। इट हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले परफॉर्मेंस, वो बेसिकली एडवर्टीजमेंट करने में मदद करता है। एप्पल बार बार वो अपना एप्पल लेके आ जाता है, वो एडवर्टाइज करता है, उसने एक अपना नाम बनाया है, एक अपनी इमेज बनाई है। नंबर 3 डिफरेंशियल प्राइसिंग। जब आपका एक ब्रांड बन जाता है तो आप उसी चीज का थोड़ा ज्यादा भी पैसा चार्ज कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक ब्रांड बन गया। तो आपका जब ब्रांड नेम बढ़िया हो जाएगा, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, आपकी क्वालिटीज पे ट्रस्ट करेंगे, तो फिर आपको एक उसका डिफरेंट प्राइस मिल सकता है एज कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स, हाई प्राइस मिल सकता है। नेक्स्ट, ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, काफी आसान हो जाता है नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना। जैसे एप्पल के लिए हर साल नया फोन आता है अपडेट हो गए, हर साल नया मैकबुक आता है अपडेट हो गया और एकदम बिक जाता है, तो उनके लिए कितना आसान है नया प्रोडक्ट लॉन्च करना। और अगर कोई न्यू कंपनी हो जिसका कोई अभी ब्रांड नेम ना हो, उसको तो बहुत नुकसान है, बिकता ही नहीं है उसका सामान। तो ये बेनिफिट्स होते हैं मार्केटर को। कस्टमर को क्या फायदा है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, उसका प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, वो प्रोडक्ट इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर मेरे पास कोई सेलफोन है, उसके पीछे ब्रांड मार्क जरूर होगा, ट्रेडमार्क जरूर होगा, तो वो क्या कर पा रहा हूँ मैं, आइडेंटिफाई। मैं दूर से देखता हूँ कि हाँ यार उसके पास एप्पल का फोन है, उसके पास सैमसंग का फोन है, उसके पास नोकिया का फोन है। तो इस तरीके से अलग अलग फोन्स, अलग अलग आइडेंटिफिकेशन, तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना आसान है। एंश्योर क्वालिटी, ब्रांड जब आपका बन जाता है तो इट विल बेसिकली मेक्स यू टू एंश्योर गुड क्वालिटी फॉर द कस्टमर टू मेंटेन दैट क्वालिटी। मतलब आपको मेंटेन तो करनी ही पड़ेगी। अगर आपका नाम बन गया, आपकी पहचान बन गई है, लोग आपको जान रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दैट क्वालिटी, टू एंश्योर कि आपका प्रोडक्ट बेस्ट है। इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है। उसके बाद स्टेटस सिंबल, कई लोग प्रोडक्ट्स को एज अ स्टेटस सिंबल भी यूज करते हैं। हम लोग देखते हैं ना कि गाड़ी लेनी है तो मर्सिडीज, अगर हमने कुछ और फोन लेना है एप्पल का ले लिया, अलग अलग आपने क्वालिटीज का सामान ले लिया। तो बेसिकली ये एज अ स्टेटस सिंबल भी काम करता है। एक ब्रांड इज अ फॉर्म ऑफ स्टेटस सिंबल। किसी ने शूज पहने हुए हैं तो नाइकी के शूज हैं, दैट इज ऑल्सो अ स्टेटस सिंबल। आपने कोई वॉच पहनी हुई है, आपने कोई हाई एंड वॉच पहन ली, तो दैट शोज अ स्टेटस सिंबल। तो हर चीज ना एज अ स्टेटस सिंबल भी, एक ब्रांड एज अ स्टेटस सिंबल काम करता है। ये बेनिफिट होते हैं किसको, कस्टमर्स को। तो हमारे पास मार्केटर को कुछ बेनिफिट्स हैं, कस्टमर को कुछ बेनिफिट्स हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग बेनिफिट्स हो सकती हैं ब्रांडिंग की। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज पैकेजिंग। तो पैकिंग बेसिकली क्या है, द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट। जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसका क्या रैपर है या क्या कवर है, आउटर पार्ट होता है ना जिसमें आप पैक करके दे रहे हो, उसको डिजाइन करना, उसको बनाना, प्रोडक्ट को उसमें फिट करना, ये सब किस में आ जाता है, हमारे पास पैकेजिंग में आ जाता है। पैकेजिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अच्छे प्रोडक्ट की अगर पैकिंग है तो यार वो आउटशाइन करता है, दूसरे प्रोडक्ट से अलग दिखता है, सही है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है, क्या रोल है जो पैकिंग प्ले कर रहा है। नंबर 1, इट इंड्यूसेस या इट हेल्प्स, प्रोडक्ट को मदद करता है आउटशाइन होने में व्हेन इट कम्स टू द राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। जैसे जैसे हेल्दी एक एनवायरनमेंट बनता जा रहा है, सैनिटेशन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है, लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके एक्टिव हो गए।
लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, अब देखते हैं कि कितना साफ सफाई से सामान रखा गया है। तो वहाँ पे पैकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है व्हेन इट कम्स टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। जब सैनिटाइजेशन स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ बढ़ रहे हैं, लोग डे बाय डे अवेयर होता जा रहा है कंज्यूमर, तो वहाँ पे आपको एक अच्छी पैकिंग देनी ही होगी। पैकिंग अच्छी नहीं होगी तो प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं आपका। नंबर 2, सेल्फ सर्विस आउटलेट। सेल्फ सर्विस आउटलेट का ट्रेंड अब चलता जा रहा है। आपको कोई फेस टू फेस सामान नहीं बेच रहा, आपको कोई पर्सनल सेलिंग नहीं कर रहा। अब आप जाओ स्टोर में सारा सामान सामने सामने लगा हुआ है, जो लेना है ले लो। तो यहाँ पे देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल पैकिंग का है। अब जब सामने सामने 3-4 प्रोडक्ट लगे हुए होंगे, 5 प्रोडक्ट लगे हुए होंगे एक ही कैटेगरी के, तो आप कंपेयर तो करोगे ना। कंपैरिजन में जिसकी पैकिंग एक्सीलेंट होगी वो दूसरे को खत्म कर देगा, दूसरे को नीचे कर देगा। तो पैकिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है अब चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ। उसके बाद इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज, आपको एक मौका मिलता है इनोवेशन का, आपको मौका मिलता है क्रिएटिविटी का। अब आप आज देख रहे हो कि आप मिल्क जितने मर्जी दिन रख लो, 3-4 दिन 2 दिन मिल्क रखा जा सकता है, प्रिजर्व करा जा सकता है उस पैकिंग मटेरियल में। पहले मिल्क क्या होता था, बिल्कुल फ्रेश सेल होता था, अगर सुबह का शाम भी हुआ तो शाम को मिल्क खराब हो जाता था। और पैकेट्स में जब पैक करके रखते हैं तो 3-3 दिन भी मिल्क को कुछ नहीं होता, ऑल्दो इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। बट पैकिंग का तो एक बेनिफिट है ही ना कि इनोवेशन तो है। पहले जो मिल्क आपका एक ही दिन में खराब हो रहा था वो 3 दिन 4 दिन चल रहा है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। उसके बाद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो, दूसरे से अलग दिखा सकते हो कि हमारे प्रोडक्ट में ये खासियत है, हमारे प्रोडक्ट में ये खास बात है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है और पैकिंग की इंपॉर्टेंस को दिखाता है जब प्रोडक्ट को आप अलग अलग कर सकते हो कि मेरे प्रोडक्ट की पैकिंग ही तो खास है यार। आप देखो अमेजोन से भी अगर कोई सामान आता है तो इतनी बढ़िया पैकिंग हुई भी होती है, तो आपको भी एक ट्रस्ट रहता है कि हाँ ये मेरा प्रोडक्ट सेफ आया। तो पैकिंग वहाँ पे आपको एक डिफरेंशिएट कर रहा है उनका पैकिंग की किसी और ब्रांड से अगर हम सामान मंगाते हैं तो वो हो सकता है इतना बढ़िया पैकिंग ना दे, समझे। उसके बाद आता है द लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। कितने तरीके की पैकेजिंग हो सकती है? 3 तरीके की पैकेजिंग होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेंगे टूथपेस्ट का। भाई जो टूथपेस्ट होती है उसके अंदर एक सबसे पहले वो ट्यूब में होती है, मतलब उस ट्यूब में जब तक वो बिल्कुल खत्म नहीं होती वो ट्यूब आपके पास रहती है। उस ट्यूब के ऊपर एक बॉक्स होता है कार्डबोर्ड का, और उस कार्डबोर्ड बॉक्स को फिर आप किसी कैरी बैग में डाल के या किसी बेसिकली पैकेट में डाल के घर लेके आते हो। तो जिस पैकेट में आप लेके आ रहे हो दैट इज योर ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। वो सबसे आउटर पैकेज होता है, उसका काम सिर्फ ये है कि आपको सामान आपकी दुकान से घर तक पहुंच जाए, दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। सेकेंडरी पैकेज एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए होता है। क्या वो ट्यूब में नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, लेकिन उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने कार्डबोर्ड बॉक्स और दिया। उस कार्डबोर्ड बॉक्स को क्या बोलूंगा? सेकेंडरी पैकेज। उसके बाद प्राइमरी पैकेज, वो जो ट्यूब है वो। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये तीनों लेवल ऑफ पैकिंग नहीं होती, एक ही होता है, जैसे चिप्स में हमारे पास प्राइमरी देखने को मिलता है बस, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कभी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। कई लोग बस चिप्स हाथ में ही लेके आ जाते हैं, कई लोग उसको किसी पॉली बैग में लेके आते हैं, तो वहां पे हमें प्राइमरी और ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि ये तीनों हो, जनरली 3 तरीके के लेवल हो सकते हैं। सबसे पहला प्राइमरी, वो लेवल जो प्रोडक्ट के साथ हमेशा रहेगा जब तक प्रोडक्ट यूज हो रहा है। फिर उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए सेकेंडरी, और घर तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? उसके बाद क्या क्या फंक्शंस हैं जो पैकिंग परफॉर्म करता है, पैकिंग क्यों करते हैं, क्या कारण है? नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन। आप पैकिंग देख के प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब टूथपेस्ट का एग्जांपल ले लो, कोलगेट वो रेड कलर में अलग ही दिखेगा, पेप्सोडेंट ब्लू कलर में अलग दिखेगा, क्लोजअप भी वो रेड कलर में अलग दिखेगा। तो उनकी पैकिंग उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। प्रोटेक्शन ऑब्वियसली किस लिए करा जाता है? ताकि प्रोडक्ट खराब ना हो, प्रोटेक्टेड रहे। कन्वीनियंस, आपको अगर उसका प्रमोशन करना है, आपको अगर उसकी ब्रांडिंग करनी है, या कस्टमर के लिए भी प्रोडक्ट को यूज करना कन्वीनियंट है। अब सोचो कि टूथपेस्ट ओपन मिलती होती, 50 ग्राम्स 100 ग्राम्स, अपनी अपनी कटोरी ले आओ भाई, डाल के ले जाया करो, तो कैसे ब्रश करोगे? उस कटोरी में डाल के ब्रश लगाया और शुरू हो जाओ। क्या कन्वीनियंट है? नो। तो कन्वीनियंस के लिए भी पैकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रमोशन, पब्लिसिटी करने के लिए प्रोडक्ट की, जब प्रमोशन होगा, ऐड दिखाओगे, तो पैकिंग तो शो करोगे ना कि प्रोडक्ट कैसा पैक्ड है। तो वहां पे प्रमोशन करने के लिए भी पैकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, समझे। तो ये बेसिकली हमारे पास 4 फंक्शंस हैं जो पैकिंग परफॉर्म करती है, और इसी के साथ हमारा दूसरा एलिमेंट प्रोडक्ट का खत्म, दैट इज ब्रांडिंग खत्म, पैकेजिंग खत्म। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं लेबलिंग क्या है। अब चलते हैं बिल्कुल लास्ट एलिमेंट की तरफ जो कि है लेबलिंग। व्हाट इज लेबलिंग एक्चुअली? देखो कुछ लोग ना ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रांडिंग मैंने क्या बताया, नाम अलग से देना।
पैकेजिंग, उसकी एक अट्रैक्टिव रैपर बनाना। अब उस रैपर को अगर खाली छोड़ दें, क्या वो अच्छा लगेगा? कि हम लोग देखें कि कोलगेट की जो पेस्ट, जो ट्यूब है, ट्यूब पे तो सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो उसके ऊपर कार्डबोर्ड है वो ब्राउन कलर का प्लेन कार्डबोर्ड है, क्या वो अच्छा लगेगा? उसके ऊपर बहुत सारी चीजें कंपनी यूज करती है, उसके ऊपर काफी कुछ लिखती है। जैसे सपोज कंपनी ने लिख दिया 10% ऑफ या 10% एक्स्ट्रा, या इसके साथ लिख दिया बाय दिस टूथपेस्ट एंड गेट अ टूथब्रश फ्री, ऐसा कुछ ऑफर कर दिया। उसके साथ साथ उसके ऊपर लिखा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर नमक है, इसके अंदर प्याज है, इसके अंदर धनिया है, इसके अंदर पुदीना है कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ नहीं पता भाई, कंपनीज मार्केटिंग के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो वो सारे कंटेंट्स लिखना, एमआरपी लिखना, प्राइस लिखना, एमआरपी प्राइस ही हो गया, बैच नंबर लिखना, इस तरीके की चीजें, इंफॉर्मेशन देना जनता को, पब्लिक को, हम लोग को, उसको क्या बोलते हैं? लेबलिंग। समझे? लेबलिंग मीन्स डिजाइनिंग द लेबल टू बी पुट ऑन अ पैकेज। लेबल का मतलब ही क्या होता है? इन्फो प्रोवाइड करना। ठीक है, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा लेबलिंग? डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करेगा, एंड स्पेसिफाइंग इट्स कंटेंट, वही क्या क्या है इसके अंदर, नमक, धनिया, पुदीना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, आप लेबल से आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, ऑल्दो पैकिंग से भी करते हो, लेबलिंग से भी करते हो, दोनों से आइडेंटिफाई होता है। ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, ग्रेडिंग करी जाती है, बताया जाता है कि ये हमारा नंबर 1 प्रोडक्ट है, नंबर 2, जैसे वो चाय आती है ना, ब्रुक बॉन्ड, रेड लेबल, ग्रीन लेबल, वो अलग अलग लेबल्स हैं, अलग अलग कंपनी ने अपने एक तरीके का स्टैंडर्ड सेट करे हुए हैं, तो वो लेबलिंग से पता चलता है। प्रमोशन, प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, एडवर्टाइज करने में, जैसे वो लिखा ना बाय 1 गेट 1 फ्री, लिख देते हैं बाय 1 गेट 1 फ्री, या 20% ऑफ, या 20% एक्स्ट्रा, ये सब लेबलिंग पे लिखते हैं ताकि उससे प्रमोशन होता है, प्रोडक्ट प्रमोट होता है, बढ़िया तरीके से बिकता है। अगला, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, कुछ लीगल टर्म्स होती हैं, कुछ लीगल इन्फॉर्मेशन होती है जो प्रोवाइड करनी ही होती है। जैसे हर सिगरेट के बॉक्स के ऊपर लिखा होगा इट कॉजेज कैंसर, कुछ ऐसा ही लिखा होता है, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, या इट कॉजेज कैंसर, कुछ ऐसा होता है। तंबाकू अगर कोई खाता है, वो दुनिया भर का ये वेस्ट मटेरियल होता है, तो उसके ऊपर भी लिखा होता है कि इट इज इंजीरियस टू हेल्थ, इट्स कंजम्पशन इज इंजीरियस टू हेल्थ, कुछ इस तरीके के लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो ये समझे कि अगर लॉ के द्वारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ जरूरी है देनी ही पड़ेगी, तो वो भी लेबल की हेल्प से दे सकते हैं। यही छोटा सा एक टॉपिक था लेबलिंग, जो कि हमारा कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारा प्रोडक्ट और सबसे बड़ा एलिमेंट 4 P's में सबसे बड़ा यही था, प्रोडक्ट समाप्त। आगे बढ़ते हैं, प्राइस, और एक ही क्वेश्चन आता है इसके अंदर से, बस खत्म ये भी। प्राइस तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी लेने के लिए जाओगे मार्केट में तो सबसे पहले क्या पूछोगे? भैया क्या देना है इसका? अरे भैया थोड़े कम कर लो, अरे भैया थोड़े ठीक कर लो, महंगा दे रहे हो आप। तो प्राइसिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या है? प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय अ बायर इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। सर्विस और प्रोडक्ट के बदले में जो पैसा दिया जा रहा है वो प्राइस है। अब प्राइस कितना रखें? अभी हम कंपनी है, हम खरीदने वाले नहीं है, अभी हम कंपनी है और हम सोचें कि प्राइस कितना रखें कि कस्टमर ऐसा ना कहे कि महंगा है, कम कर लो। ऐसा प्राइस रखो कि मजा आ जाए, उसको एक ही बारी में दे के जाए और ये बोले कि 5 रुपए और ले लो, लेकिन प्रोडक्ट तो आपका ही लेना है। समझे? तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आप ध्यान से सोचने हैं प्राइस सेट करने से पहले? नंबर 1, कॉस्ट। आपका खर्चा कितना आ रहा है भाई? सबसे पहले खर्चा तो देख लो, सामान बनाने में क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है, लेबर को क्या जा रहा है, रॉ मटेरियल को क्या जा रहा है, मार्केटिंग में कितना खर्चा आ रहा है, टोटल कॉस्ट कितनी आई। कॉस्ट डिफाइन कर लो, फिर उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ो, फिर आप प्राइस रख दो। तो सबसे पहली चीज जो आपको कंसिडर करनी है वो है कॉस्ट। नंबर 2, द यूटिलिटी एंड डिमांड। आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को किस हद तक सेटिस्फाई कर रहा है। अगर एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड है कस्टमर, तो आप अगली बार उसका प्राइस अगर थोड़ा बढ़ाओगे भी तो चलेगा। अमूल बटर का एग्जाम्पल लें, अमूल बटर 100 ग्राम्स आज 50 रुपीज के आसपास मिलता है। मैं जिस टाइम 10th 11th 12th में था तो अराउंड 25-30 मिल जाता था वो, यानी कि विद इन अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स, 8 to 10 ईयर्स वो डबल हो चुका है, जस्ट डबल। मतलब अगर अमूल बटर को किसी और चीज से कंपेयर करूँ कि अगर कोई चीज सपोज 10 लाख की थी तो उस हिसाब से वो 20 लाख की हो गई, यानी जस्ट डबल। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ इट्स यूटिलिटी, इट्स डिमांड। लोग बहुत सेटिस्फाइड है अमूल से, लोग बोलते हैं कि बेस्ट क्वालिटी बटर है, इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला बटर है, जो मांगते हैं वो मिलता है। तो ये एक बड़ा रीजन होता है कि अगर आपको आपका प्रोडक्ट कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उसकी डिमांड बहुत है, तो आप कुछ भी चार्ज कर सकते हो। अगला, कंपटीशन। अब कंपटीशन को भी ध्यान में रखना है। अमूल बटर के कितने कॉम्पिटिटर्स हैं? कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। मजा है वो 2-4 न्यूट्रीलाइट और ये डिलीशियस पता नहीं कौन कौन से बटर आते हैं, लेकिन वो बिकते ही नहीं है भाई। उनका कोई कॉम्पीट नहीं कर रहा कोई अमूल को, कुछ नहीं, वो अकेला है एक तरीके से। तो कंपटीशन का भी ध्यान रखना है। अगर आपके कॉम्पिटिटर्स हैं
तो फिर आपको उनके अकॉर्डिंगली मार्केट प्राइस सेट करना होगा। लेकिन अगर कंपटीटर नहीं है तो मजे लो भाई, प्राइस सेट करो। अगला प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? अब प्राइस सेट करते टाइम आपको अपने ऑब्जेक्टिव ध्यान रखने हैं। देखो मेनली दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ईदर सेल्स मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जनरली ये दो होते हैं, इसके अलावा कुछ लोगों के मार्केट स्टैंडिंग हो सकता है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। जैसे सेल्स मैक्सिमाइजेशन का मतलब लोग बोलते हैं कि सस्ता रखूंगा तो ज़्यादा बिकेगा, वो ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सेल मैक्सिमाइजेशन में आप प्रोडक्ट के प्राइस पे फोकस ना करके प्रोडक्ट की सेल पे फोकस करते हो, ये हो सकता है। या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक कंपनी बोलती है कि मुझे सेल से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो हर प्रोडक्ट पे बहुत पैसा कमाना है, तो वो भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। या फिर मार्केट स्टैंडिंग, कस्टमर के दिल में बैठना है, दिमाग में बैठना है, मार्केट में अपनी इमेज बनानी है, तो उस हिसाब से कम प्राइस रखना होगा, जेन्युइन प्राइस रखना होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव का भी बहुत फर्क आता है व्हेन इट कम्स टू सेटिंग अप ऑफ प्राइस, समझे। पांचवा क्या आता है? गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। कई बार गवर्नमेंट नेसेसिटीज के प्राइस खुद सेट कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कहा कि वीट का जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, जो एमआरपी है, वो इतना होगा, फॉर एग्जांपल 25 रुपीज़ पर केजी। आप उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते, चाहे जितना मर्जी आपको महंगा पड़े, कुछ भी हो, आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। सपोज कोई मेडिसिन है जिसका कॉस्ट 50 रुपीज़ आ रहा है पर स्ट्रिप, 50 रुपीज़ पर स्ट्रिप, और आप उसको मार्केट में बेचना चाह रहे हो 500 रुपीज़ पर स्ट्रिप, तो दिस इज नॉट अ जेन्युइन प्राइस ना, ये जेन्युइन नहीं है। गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट इस मेडिसिन को नेसेसिटी में ले आएगा सबसे पहले तो, कि ये नेसेसिटी है। अब नेसेसिटीज का प्राइस सेट करने का राइट है गवर्नमेंट को, जो नेसेसिटी नहीं है वो तो जितने का मर्जी बेचो, लेकिन नेसेसिटी का राइट है। तो गवर्नमेंट वहाँ क्या करेगा? उसको नेसेसिटी में लाके उसका प्राइस खुद सेट कर देगा कि भाई इस पर्टिकुलर मेडिसिन का मैक्सिमम प्राइस 100 रुपीज़ हो सकता है। तो अब देखो कंपनी का तो लॉस है, लेकिन हर कस्टमर तक तो पहुंच रहा है। तो आप ये भी चीज़ ध्यान रखो कि जो आपका प्रोडक्ट है वो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अंडर तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली ही प्राइस रखना, अदरवाइज आपके ऊपर बहुत सारी पेनल्टीज, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लास्ट क्या आता है? द मार्केटिंग मेथड्स। आपने कौन कौन से मेथड लगाए हैं, आपने किस तरीके से प्रमोशन करा है, आपने कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करा है, आपने किस हिसाब से प्रोडक्ट को बनाया है, क्या क्या मार्केटिंग आपने यूज़ करी है, वो सारी चीज़ें, आपको रिसर्च करने में कितना कॉस्ट आया। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करती है। तो उस हिसाब से आप देखो कि आपके क्या मार्केटिंग मेथड्स थे, और उन मेथड्स के अकॉर्डिंगली आप लोग अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करो, एज सिंपल एज दैट। अगर आपकी मार्केटिंग मेथड्स अच्छे हैं, बढ़िया मार्केटिंग मेथड्स हैं, और लोगों के दिमाग में, दिल में आपका प्रोडक्ट बैठ गया है, तो वो आपको थोड़ा सा हाई प्राइस भी दिलवा देगा मार्केट में। लेकिन अगर आपके मार्केटिंग मेथड्स अच्छे नहीं हैं, लोग आपके प्रोडक्ट को लाइक ही नहीं कर रहे, तो उस सिनेरियो में आपका प्रोडक्ट सस्ता भी करोगे तो भी नहीं बिकेगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके प्रोडक्ट के साथ अगर आपके मार्केटिंग मेथड्स अच्छे नहीं हैं। बस ये सारे पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं प्राइसिंग में, और हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, दैट इज द प्रोडक्ट एंड द प्राइस। दो टॉपिक्स और बचते हैं, प्लेस एंड प्रमोशन, वो हम लोग कंसिडर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो बस आज के लिए इतना ही, दिस इज इट फॉर टुडे। बहुत ज़्यादा पढ़ लिए तुम लोग, इतना कहाँ पढ़ते हो यार तुम लोग, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है तुम लोगों को अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आ रहा होगा। बस इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।